नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। वैसे तो गुजरात अभी बड़ा तय करती है कि आप क्या खाएँगे, क्या पिएँगे। बाप रे बाप! आपने मुर्गा खा लिया, मछली खा ली। ये अनुराग ठाकुर का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो आराम से बीजेपी का झंडा लगाए और मछली खा रहे हैं। अभय द्विवेदी जी से मैंने बातचीत की। अभय द्विवेदी जी ने कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के नेता बीफ तक खा सकते हैं। कैसी रही है बातचीत? चलता हूँ सीधे अभय द्विवेदी जी के पास आपको लेकर। बहुत ज़बरदस्त बातचीत है ईरान, अमेरिका से लेकर योगी आदित्यनाथ तक। सुनिएगा और पूरी देखिएगा। 4 जी, पीएम जी। में बहुत-बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। पाकिस्तान की वार्ता में जब तक हम और आप बात कर रहे हैं, कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा। ट्रम्प चचा की एक के बाद एक धमकी कि अगर वार्ता विफल हुई तो बमबारी कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, वो तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा और कह रहा है कि पहले इस तरह ये जो जहाज रोका गया, इस तरह जहाज को ये समुद्री डकैती है, नाकेबंदी खत्म करो। मतलब अमेरिका जितना डराना चाह रहा है, ईरान को डर ही नहीं लग रहा उतना। ये बड़े हैरानी की बात है। और अमेरिका भी परेशान है कि अब डराएं तो डराएं कैसे। एक सीमा होती है ना आदमी को डराने की, वो सीमा भी अलग निकल चुकी है। आपको क्या लगता है अगर ईरान वार्ता में नहीं आता है तो क्या करेगा फिर अमेरिका? कितनी बमबारी अभी और होनी बाकी है? देखिए, जब आफ़त आई नहीं होती है, उस वक़्त लोग आफ़त आने के अंदेशे से डरते हैं। लेकिन एक बार जब आफ़त आ गई और आफ़त ने अधिकतम नुकसान भी कर दिया, उसके बाद डरने का क्या है? फिर तो ठीक है, आफ़त आएगी, एक आफ़त आ गई, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के ऊपर पूरे महीने भर बमबारी की, महीने भर से भी ज़्यादा बमबारी की उसके ऊपर। हुँ। और उसने हज़ारों बिल्डिंगें ईरान की तोड़ दी। 3-4 हज़ार लोगों को जान से मार दिया, 40 से ऊपर नेताओं को जान से मार दिया ईरान के। तो उससे क्या हुआ? उससे उनका एक भी मकसद, जिस मकसद को लेके उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी, आज तक पूरा नहीं हुआ है। जो कुछ भी वो दावा करते, जितने मकसद उन्होंने बताए, उन्होंने कहा था हम हुकूमत बदल बदल जाएगी इससे, हुकूमत नहीं बदली। उन्होंने बताया था कि ईरान का मिसाइल सिस्टम वो तबाह कर देंगे, ईरान का मिसाइल सिस्टम नहीं तबाह कर पाए। उन्होंने बताया था कि ईरान के जहां यूरेनियम रखा हुआ है वो सब चीजें वो तबाह कर देंगे, वो तबाह नहीं कर पाए। उल्टे ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नाकेबंदी करके इस युद्ध को हाइब्रिड युद्ध में बदल दिया। यानी एक ऐसा युद्ध जो कि हथियारों द्वारा भी लड़ा जा रहा है और जो वित्तीय दबाव के जरिए भी लड़ा जा रहा है। सारी दुनिया में ईरान ने एक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। ईरान का साफ कहना था कि हमें दर्द होगा तो सारी दुनिया को दर्द होगा उसके मुकाबले। और सारी दुनिया को दर्द हो रहा है तो सारी दुनिया अमेरिका की तरफ जो है वो एक तरह का इल्जाम लगाने वाले आंखों से उसकी तरफ देख रही है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है। डोनाल्ड ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली का मामला तो है ही, साथ साथ में अमेरिका में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी अमेरिका में जो उनका समर्थक वर्ग है, वो समर्थक वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए, ये उसको संतुष्ट करने के लिए भी बात कह रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जो विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि अमेरिका जितना ज्यादा हमले ईरान के ऊपर कर चुका है, उससे ज्यादा हमले में कुछ कुछ थोड़े से पुल तोड़ देगा, एक दो हो सकता बिजली घर उड़ा दे, या हो सकता ज्यादा बिजली घर उड़ा दे, इससे ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान की जनता तकलीफ सहने के लिए तैयार है, क्योंकि उन सब लोगों को मालूम है कि अगर वो इस बार झुक गए, इस मसले पे झुक गए और उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, या अमेरिका ये कह पाया कि हमने ईरान को झुका दिया, उससे ईरान की शान पूरी समाप्त हो जाएगी, हर व्यक्ति की, ईरान के राजनीतिक नेताओं की नहीं, ईरान के हर नागरिक की नाक कट जाएगी। तो ईरान का हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा है। असली बात यह है, ये केवल रिवोल्यूशनरी गार्ड नहीं लड़ रहा है, ये केवल मिसाइल मिसाइल फेंकने वाले जो सैनिक हैं उनके, वो नहीं लड़ रहे हैं केवल। ये जो काला चोगा या सफेद चोगा या पगड़ी पहनने वाले जो अयतुल्ला हैं, केवल वो नहीं लड़ रहे हैं, पूरा ईरान लड़ रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको अमेरिका समझ गया है, इजराइल भी समझ गया है, लेकिन उनकी समस्या यह है कि इस आग को उन्होंने जला तो दिया और इस आग में उनके भी हाथ झुलस गए। भाई, करीब 30 से लेके 40 अरब डॉलर के बीच में खर्च करने के बाद और सारी दुनिया को ऊर्जा संकट के भंवर में
फेंक देने के बाद सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है, उस ग्लोबल जीडीपी में गिरावट आ जाने के बाद इस पूरे युद्ध के दौरान यूरोप, जिसका नेतृत्व हमेशा से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के पास रहा है, यूरोप ने अमेरिका का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो जीसीसी गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब जो कंट्री हैं, ये सारे देश हैं, इन सारे देश अमेरिका के नेतृत्व में थे। उन्होंने भी कह दिया है, सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि आप हमारा आसमान हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी धरती से आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जब ये तराजू लेके बैठेगा कि इस युद्ध में अभी तक किसने अपनी गोटी लाल की, किसकी गोटी पीली रह गई, तो पाएगा कि ट्रंप की गोटी पीली है और ईरान की गोटी लाल है। ईरान का पलड़ा थोड़ा झुका हुआ है, ट्रंप का पलड़ा थोड़ा उठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो अब अमेरिका बहुत शक्तिशाली कंट्री है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। ट्रंप बहुत शक्तिशाली नेता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अमेरिका की जो नौसेना है वो ईरान की नौसेना से एक आध 2-3 गुना नहीं, कम से कम 200 गुना ज्यादा या 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है। मानव जात के इतिहास में किसी ने इतनी शक्तिशाली नौसेना नहीं बनाई थी। एयरफोर्स भी बहुत उनकी शक्तिशाली है, सब कुछ शक्तिशाली है उनका। लेकिन सवाल यह है कि वो ये सब शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो ईरान पर कब्जा कर पाने में असमर्थ रहे, वो ईरान का मनोबल तोड़ पाने में असमर्थ रहे। लोगों की हत्या कर देने से या लोगों को मार डालने से उनका मनोबल नहीं टूटता। मनुष्य ये कोई वो नहीं है, मतलब ये जानवरों का झुंड नहीं है इसमें आप 2 जानवरों को गोली मार दो तो पूंछ दबा के बाकी सारे भाग जाएंगे। वो ये सब नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि ये सारी की सारी कवायद जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए जो कवायद करवाई जा रही है, जिसमें इजराइल भी शामिल है इस कवायद में, भले ही वो पाकिस्तान में वार्ता की मेज पे न बैठता हो, वो सब जो बची खुची इज्जत है उसको बचाने के लिए है। अच्छा, अब ईरान ने कह दिया कि हमारी भाई एक रेड, कल भी मैंने कहा था 4 PM के मंच पे कि 2 रेड लाइन है, 2 लाल लकीरें हमने खींच दी है। एक लाल लकीर ये है कि मिसाइल सिस्टम, मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं। दूसरी ये है कि हमारे पास जो भी 60% या उससे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, हम गारंटी दे सकते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन वो संवर्धित यूरेनियम हम अमेरिका को नहीं देंगे। ये भी हमारी लाल लाइन है। अब इसके बाद जो बात करना हो कर लो, और हम होर्मुज तब खोलेंगे जबकि आप भी होर्मुज को आजाद करने के लिए तैयार हो जाए, तो हम भी खोल देंगे होर्मुज को। और जो होर्मुज खोला भी जाएगा, ये भी एक खास बात है इसमें, देखिए इसमें स्पष्ट कर देने की जरूरत है, मैं इसको स्पष्ट रूप से रखता हूं। होर्मुज खोला भी जाएगा तो वो 28 फरवरी के पहले का होर्मुज नहीं होगा। वो एक नए प्रोटोकॉल, एक नई संहिता, एक नए बंदोबस्त और नए प्रबंधन के तहत वहां से जहाज गुजरेंगे, और उसमें ईरान की हिस्सेदारी होगी, उसमें ओमान की हिस्सेदारी होगी। होर्मुज के एक तरफ ओमान की खाड़ी है, खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, और एक तरफ दक्षिणी ईरान का लंबा समुद्र तट है, खरगदी वगैरह ये सब है वहां पर। तो इसके इन दोनों की उसमें साझेदारी होगी। अब ये सब ईरान का कहना है बिल्कुल साफ तौर पर। साथ में ईरान का कहना यह है कि आप हमारी संपत्तियां आपने जो जब्त कर रखी हैं, उन संपत्तियों को हटाइए, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए रखे हैं उनको आप हटाइए, और बताइए कि हमको मुआवजा कौन देगा, हमारे देश के ऊपर जो हमला किया गया है, बर्बादियां की गई हैं, वो मुआवजा कौन देगा, तय करो कौन देगा। सऊदी अरब देगा मुआवजा, कुवैत देगा मुआवजा, संयुक्त अरब अमीरात मुआवजा देगा, अमेरिका देगा, कौन देगा, या सब लोग मिलकर देंगे, और कितने दिनों में देंगे, पहले साल कितना मिलेगा, 5 साल में कितना मिलेगा, 10 साल में कितना मिलेगा, किसने तय कर लो। ये सब बातें ईरान उनसे कह चुका, बाकायदा हुई है कि पहले 5 साल में हमें आप इतने बिलियन दीजिए, उसके बाद इतने दिए, सब उन्होंने कह रखा है। तो मैं ये मानता हूं कि इस वक्त गेंद पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो इधर उधर की फालतू बकवासबाजी बंद करके, जो डींगे मार रहे हैं, शेखियां बघार रहे हैं, ये सब बंद करके ईरान के नेताओं से एक बैक चैनल बातचीत करें।
और बैक चैनल बातचीत में कुछ मुद्दे सुलझा लें जिसमें उनकी इज्जत भी बच जाए और ईरान पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने अपने ध्वंस प्राय राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के डगर पर चल पड़े। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इज्जत बच सकती है। ठीक है नावे जी, आप तो पिछले दिनों अमेरिका घूम के भी आए थे, लंबा प्रवास था, आपके मित्र वहां रहते हैं, वहां के जर्नलिस्टों से आपका बहुत संपर्क है। तो जो अमेरिका के मित्र आपसे बात करते हैं वो अमेरिका के अंदरूनी हालात क्या बताते हैं? अमेरिका के लोग खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं? अमेरिका के अंदरूनी हालात क्या है? देखिए, अमेरिका के अंदरूनी हालात बहुत आसानी के साथ जाने जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया के कई स्तर हैं। खासतौर से जो सोशल मीडिया है अमेरिका में, आप उसको देखिए, और कुछ महत्वपूर्ण मीडिया है, बहुत सारा मीडिया है जो हिंदुस्तान में आता है और हम लोग उसको देख सकते हैं। उस मीडिया पर नजर डालते ही पहली बात तो ये समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो समर्थन आधार है, जिसको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वो ये डींगे मार रहे हैं, उस समर्थन आधार में दरार पड़ चुकी है। मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो एक बड़ा समर्थन आधार है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाया है, उसके बड़े बड़े नेता ईरान युद्ध के खिलाफ बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथियों के बीच में कितनी बड़ी दरार है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण दो नाम है, खुद उपराष्ट्रपति JD वेंस और जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जिनको ऊपर जिम्मेदारी है, वो है तुलसी गब्बार्ड, जो CIA की इनकी जिम्मेदारी, नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ मानी जाती हैं, जो तुलसी गब्बार्ड। इन दोनों ने आज तक ईरान युद्ध का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की निंदा भी नहीं की है। ये कहा है हमारे प्रेसिडेंट बड़े स्मार्ट हैं और हमें उम्मीद है स्मार्ट प्रेसिडेंट से अमेरिका को फायदा ही होगा, ये सब उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अपनी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक मुंह खोल के ये नहीं कहा है कि ईरान युद्ध ठीक हुआ या ईरान के साथ जो बमबारी हो रही है ये सब ठीक बमबारी है और ज्यादा बमबारी होनी चाहिए। न तुलसी गब्बार्ड ने कहा है, न उन्होंने कहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीता था उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का, तब उनको जो समर्थन प्राप्त था वो ईरान युद्ध के बाद समर्थन प्राप्त नहीं है। ईरान में उसका उल्टा हुआ है। ठीक, ईरान में क्या हुआ है कि युद्ध से पहले जो इस्लामिक हुकूमत थी, ये हुकूमत जनता के बीच में अलोकप्रिय थी। जनवरी में उसके खिलाफ एक बगावत सी हुई थी, उस बगावत को उन्होंने बेरहमी से कुचला था, करीब 2,500-3 हजार लोगों की हत्या कर दी थी उन्होंने। इस वक्त सारा देश उसके पीछे मजबूती से खड़ा हुआ है। यहां उल्टा हो गया है। चुनाव जीतते वक्त डोनाल्ड ट्रंप सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे अमेरिका के, आज वो अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। युद्ध से पहले इस्लामिक हुकूमत, अयातुल्लाहों की, जिसको मैं मुल्लाशाही भी कह सकता हूं, जो मुल्लाशाही थी वो अलोकप्रिय थी। आज वो ईरान का नेतृत्व मजबूती से उसके हाथ में है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि परिस्थितियों ने, इस 1 महीने के 40 दिन के युद्ध ने परिस्थिति को कितना बदल दिया है। चिकोटी कह रहे हैं कि हालात पूरे बदल गए हैं। भारत की राजनीति की बात करें तो आपको याद होगा पिछले बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी गलती कर गए थे। दाढ़ी तो बड़ी सी बनाई थी उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह, लेकिन फिर वहाँ आके बड़े व्यंग वाली शैली में दीदी ओ दीदी के नारे लगाए थे कोरोना टाइम में। तो बंगाल के लोगों को लगा कि हमारे बीच की एक बहन माँ के लिए ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, बंगाल की अस्मिता जग गई थी। आज बिल्कुल उसी शैली में अमित शाह जी ने धमकी दे डाली, दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो, इस तरह की भाषा बोली। उसका TMC ने ट्वीट भी किया है और बंगाल के लोगों में ये भाषा बिल्कुल वही शैली की, दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो, ये भाषा पता नहीं क्यों अमित शाह बोल गए। बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, गुस्से में हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अमित शाह की ये भाषा ने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। क्यों ऐसी भाषा दीदी ओ दीदी करके ये नारे और चुनौती कान खोल के सुन लो, ये भाषा क्यों बोलते हैं मोदी या शाह? उसका एक कारण है, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उनका आलोचक हूं, इसलिए जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब दूंगा। बंगाल में 27% बंगाल की जनता मुसलमान है और वो बंगला भाषा बोलने वाले मुसलमान है, उर्दू नहीं बोलते, उर्दू उन्हें आती भी नहीं, न वो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, बंगला बोलने वाले मुसलमान हैं। ये 27% मुसलमान मजबूती के साथ
ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। जब चुनाव की रेस शुरू होती है, मान लीजिए दो खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, जहां से उन्हें दौड़ना शुरू, पिस्तौल से फायर होगा तो दौड़ना शुरू होना है। तो एक खास परिस्थिति ऐसी है कि एक खिलाड़ी 27 कदम पहले ही आगे आ जाता है 100 मीटर की रेस में, वहां से खड़ा हुआ है। एक खिलाड़ी 27 कदम आगे खड़ा हुआ है और एक खिलाड़ी 27 कदम पीछे खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी 27 कदम आगे होती है और भाजपा 27 कदम पीछे होती है। 27% बढ़ोतरी तो ममता बनर्जी को उसी वक्त जब दौड़ शुरू नहीं हुई है वहीं प्राप्त हो जाती है। उसके बाद सब लोग जानते हैं कि बंगाल की महिलाओं का 50% के आसपास या उससे कुछ थोड़ा ज्यादा वोट ममता बनर्जी को मिलता है। इस 27 में आप कम से कम 15% और जोड़ दीजिए, तो कम से कम 35 से लेके 40%, 35 से लेके 40 कदम ममता बनर्जी स्टार्टिंग पिस्तौल का जो फायर होता है उससे पहले, उस रेस शुरू होने से पहले ही आगे होती है वहां पर। यही कारण है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद ये कुछ नहीं जीत पाते। अच्छा, फिर इस बार ममता बनर्जी ने बड़ी कुशलता से दो काम और किए। पहला काम ममता बनर्जी ने यह किया है कि उन्होंने एसआईआर को मुद्दा बना दिया है बहुत बड़ा, जो बिहार में एसआईआर को विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया था। तो जिन लोगों के वोट एसआईआर से कटे हैं, उन सबके परिवार वाले मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। सब लोग जानते हैं कि एसआईआर भारतीय जनता पार्टी करा रही है और ममता बनर्जी उसका कराने का विरोध कर रही है। एसआईआर में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के दरवाजे पर नहीं डाली जा सकती। वो अगर किसी का वोट कटा है तो वही कहेगा बीजेपी कांड कटा है वोट। एक ये बहुत बड़ा। दूसरा काम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सब लोग जो गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, ये सब बंगाली नहीं है। ये यहाँ पर एक खास तरह की चुनाव जीत गए, जो खास तरह की संस्कृति का प्रचार करेंगे, खास तरह के आग्रहों को वायु पर थोपा जाएगा। हम लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग वेजिटेरियन हो जाइए, आपका मछली खाना उचित नहीं है, ये सब किया जाएगा। बांग्ला भाषा के ऊपर ये हिंदी को थोपेंगे। आप ऐसी सोचिए, अचानक नरेंद्र मोदी उतरे, कार रोक के उतरे और झालमुड़ी खाने के लिए एक दुकान पे चले गए। झालमुड़ी उन्होंने दुकानदार से मांगी तो किस भाषा में मांगी? उन्होंने बंगला में झालमुड़ी नहीं मांगी, उन्होंने हिंदी में झालमुड़ी मांगी। अगर वो बंगला में उससे झालमुड़ी मांगते नरेंद्र मोदी तो उसका दूसरा असर पड़ता। ये अमित शाह किस भाषा में भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी किस भाषा में भाषण देते हैं? बंगाल वाले लोग हिंदी समझते हैं, ठीक है, बंगालियों ने हिंदी का बड़ा मान रखा है, हिंदी को बड़ा उन्नत किया है। सुनीत कुमार चटर्जी और बड़े बड़े विद्वानों ने हिंदी का बड़ा समर्थन किया है राष्ट्रभाषा के तौर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंगला भाषा को छोड़ के आप हिंदी को अपनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि इस तरह हिंदी का भी नुकसान करती है और भारतीय भाषाओं के बीच जो आपस में मधुर संबंध है उनका भी नुकसान करती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि उन्होंने बंगला संस्कृति और भाषा का सवाल, उसमें गौरव, इसको भी उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। इससे उनको डबल फायदा हुआ। डबल फायदा क्या हुआ इससे उनको कि 15 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो अस्पताल में महिला डॉक्टर की जो हत्या हुई थी, रेप, बलात्कार और हत्या वाला कांड हुआ था, उससे ममता बनर्जी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी उमड़ी थी। और शहरी मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता अपने असुरक्षा के प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण, और महिलाएं वगैरह ये सब बहुत नाराज हो गई थी टीएमसी से वगैरह। इन सब के सामने अभी सवाल ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते वो भाजपा की तरफ चले जाएं या बंगाल के गौरव की रक्षा करने के लिए ममता बनर्जी के साथ रहें। तो जो इससे क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे लोग ममता बनर्जी जो कह रही है वही करेंगे, लेकिन इससे एंटी इनकम्बेंसी की धार जो है वो कुंद होती है। तो ये चीज जो है वो बहुत इन सब कारणों से ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, आक्रामकता बढ़ती जा रही है और उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, जबान भी फिसल रही है, ये सब हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक दूसरी तरफ दिल्ली और बाकी जगह पे ट्रेनों में लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे हैं बंगाल। उनको लग रहा है कि अगर नहीं गए तो वोट कट गया हमारा, तो हमें बंगाली घोषित ना कर दिया जाए। क्या ये वजह है या फिर बिहार की तरह ऑपरेशन बीजेपी चला रही है कि बाहर से लोग वोटर भेजे जा रहे हैं? क्या लग रहा है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है स्टेशन में बंगाल जाने के लिए? ठीक बात है। अब देखिए, ये इसकी तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो जो जा रहे हैं वहां पर, क्यों बिहार वाला मामला तो बिल्कुल क्लियर था, जो बिहारी मजदूर थे उनको भेज के वहां वोट पड़वाए गए थे। और खुद बीजेपी वालों ने कहा था, हम लोगों ने
तो उसके वीडियो क्लिप भी चलाए थे, उनके बयान भी चलाए थे। उन्होंने साफ कहा था कि हमने ट्रेनें ली हैं और हम एक मजदूर पे इतना खर्चा कर रहे हैं। वो सारा पूरा आंकड़ा छपा था उसके अंदर। अब ये प्रश्न है कि क्या ये मजदूर जो जा रहे हैं ये बांग्ला भाषी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बंगाल भेजा जा रहा है और वहां पहले से उनके नाम वहां वोटर लिस्टों में डाल दिए गए। ये चीज अभी कही नहीं आ सकती। ज्यादा संभावना यह है कि जो बंगाल के लोग, बंगाल की गरीब जनता है जो बंगाल के बाहर काम करती है, वो लोग लौट रहे होंगे। वो भी बहुत बड़ी संख्या है जी। बिल्कुल सही। अभय जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी विशिष्ट पहचान, मान सम्मान है। योगी आदित्यनाथ का एक भाषण वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या है? मतलब कुछ भी कोई भी नेता कहीं बोल दे रहे हैं। एक बार योगी जी के आए थे, बजरंगबली किस जाति के थे। हर चुनाव में योगी जी एक नया शिकूफा छोड़ देते। इस बार उन्होंने कह दिया कि हम तो शायद कंगना रनौत थी अकलमंद है कि वो कहती थी कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ये योगी जी कंगना रनौत की छाया पड़ गई लगता है। उसकी वजह से ये कह रहे हैं। गजब का बहुत वायरल हो रहा है इनका योगी जी का बयान। ये गजब लोग कह रहे हैं कि ये तो गजब हो गया। ये चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एआई जनरेटेड बयान हो। उसमें योगी जी नहीं, कोई खंडन, उनकी आवाज भी क्लोन हो जाती है। कोई भी खंडन नहीं आया है क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका ये बयान ट्वीट किया है। कल से एक्स पे लिखा है। अगर गलत होता तो योगी जी की तरफ से खंडन आता, लेकिन खंडन नहीं आया है। इसका मतलब बयान में दम तो है। अब बीजेपी के नेता है, कुछ भी दे सकते हैं। अनुराग ठाकुर का एक फोटो वायरल हो रहा है, बीजेपी के बैनर लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, मछली खा रहे हैं। मैं समर्थक हूँ भाई, मछली खा सकते हैं, मंगलवार को भी खा सकते हैं, बुरा नहीं है। कोई आदमी क्या खाए क्या पिए ये उसकी ये पसंद है। वो स्कॉच भी पी सकते हैं, वो मछली भी खा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बुरा नहीं मानता है दोनों बातों को। लेकिन ये वही अनुराग ठाकुर, वही बीजेपी है जो बिहार में, याद होगा मुकेश सहनी एक बार मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो उनके बयान को बड़ा तूल दे दिया गया था कि देखो साहब मछली खाई जा रही है। अब अनुराग ठाकुर पेल के मछली का कांटा निकाल रहे हैं। कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मछली हाथ में लेकर प्रचार करना पड़ रहा है, सही बात है। हाँ, इससे आप अंदाजा लगाइए कि दबाव कितना है। आप तो बताते भी थे कि आरएसएस के कोई प्रचारक भी दिखा रहे थे, हम खा भी लेते हैं, हमें खाना भी आता है। आप तो बता रहे थे एक बार आरएसएस के प्रचारक पूर्वोत्तर राज्य में गए थे प्रचार करने के लिए। हाँ। आपने एक बार जिक्र किया था, त्रिपुरा में जब भाजपा ने पहली बार चुनाव जीता था तो उनके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भेजे गए प्रचारक थे, मैं उनका नाम भी जानता हूं, मैं यहाँ नाम उनका नहीं लूंगा, और वो वहां पर जाकर उन्होंने जब एबीपी चैनल पर उनसे पूछा गया कि भाई आपने चुनाव जीतने की पूरी योजना कैसे बनाई, तो उन्होंने बताया कि हम इतने महीने पहले यहाँ के बैठ गए, इन लोगों के साथ बैठ के हमने मछली खाई, खूब मछली खाना सीखा वगैरह, ये सब किया ताकि हम इनके बीच में हिल मिल जाए, इन्हीं के वो लगे। तो ये सब उन्होंने कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी चोला रख लेगी। ये बात सही है। प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, सारे के सारे लोग बीफ खा सकते हैं, सारे के सारे लोग बीफ खा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीत जाना चाहिए बस। इनका असली कसौटी होती है चुनाव जीत जाओ, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करें। ये स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस बना सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस को विवेकानंद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतना। बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत शुक्रिया। ये थे अभय दवे जी, और पूरे तर्कों के साथ आपने बात सुनी। ट्रंप के पास चारा क्या बचा है? अमेरिका के अंदर विद्रोह होता जा रहा है, ईरान मजबूत होता जा रहा है, और भारत की राजनीति। अमित शाह गुस्से में कह रहे हैं दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो। सोचिए, पिछली बार हमारे विश्व गुरु जी ने दाढ़ी बढ़ाई थी और दीदी ओ दीदी का नारा व्यंग में लगाया था कोरोना में, मामला उल्टा पड़ गया। इस बार अमित शाह पता नहीं क्यों गड़बड़ा गए हैं, फिर उन्हें आज दीदी ओ दीदी कान खोल के सुन लो। पूरा चुनाव एक तरफा बरतता हुआ नजर आ रहा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।